खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान अध्ययन की बुक का सेकंड वीडियो है ये। जिन जिन ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और लिंक नहीं टूटे, क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक है पहला। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राजस्थान हम लोग कवर कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी टूट जाए तो समझ में नहीं आएगा। इतिहास ऐसा ही होता है, वो क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ने में ही मजा आता है। ठीक है, तो राजस्थान का ये पढ़ने वाले हैं हम। जितने भी एमआरपीएंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सब लोग इस वीडियो को क्या करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ताकि कोई भी बच्चा 9th क्लास के बच्चे तक, मैं ये कहूंगी जरूर वीडियो पहुंचना चाहिए उनके पेरेंट्स तक, ताकि वो, क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, घर पे बैठ के अगर अपना तैयारी करना चाहते हो तो वो बड़े आराम से कर पाए। ठीक है, तो जितने भी एमआरपीएन से सब इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और जो आज नए सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको अपने बारे में बताती हूँ। मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे आरएएस और एसीएफ के लिए लाइव क्लासेस लेती हूँ। आरएएस प्रीलिम्स मेंस को पास करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। मारो राजस्थान पे आप लोग देख ही रहे हैं, अनअकैडमी प्लस पे देख सकते हैं। मेरी बहुत सारी फ्री अनलिमिटेड क्लासेस है स्पेशल क्लासेस के थ्रू, और हमारे प्लस बैचेस को ज्वाइन करके आरएएस की सिस्टमैटिक तैयारी करना चाहते हैं, बहुत आसान आसान भाषा में, ठीक है, जिससे ऐसे लगे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो मजा आ रहा है, पढ़ाई को करते हुए आप इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई आपको बोर नहीं लगे। तो मेरे आरएएस कोर्सेज के साथ जुड़े इंग्लिश और हिंदी मीडियम अलग अलग कोर्सेज हैं बच्चों, सेम कोर्सेज नहीं है। मैं बाइलिंगुअल नहीं कराती हूँ, क्योंकि उसमें या तो इंग्लिश मीडियम वाले ढंग से नहीं पढ़ पाते या फिर हिंदी मीडियम वाले ढंग से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो सेपरेट बैचेस हैं। अगर आप एसीएफ की तैयारी आप लोगों की रह गई है, पेपर पोस्टपोन हो गया है, पेपर 1 पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल, तो आप इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस पे 10% डिस्काउंट के लिए हमारे राजस्थान परिवार का एक बहुत प्यारा सा कोड है, उसको यूज कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा MRP10। ठीक है, क्या डिस्काउंट कोड है सब कमेंट में जरा लिख दे, सबको पता चलना चाहिए। MRP10, इस कोड को आप यूज कीजिएगा। अब प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बच्चों के 2-3 सवाल होते हैं कि मैडम जो कोर्स करवा दिया क्या वो कोर्स हम देख पाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल देख पाओगे। जो मेरे रिकॉर्डेड सेशन है सबकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब देख पाओगे। क्या सिर्फ हम आरएएस की तैयारी कर सकते हैं आपका प्लस ज्वाइन करने से? नहीं, अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं तो वो भी करेंगे, आप रीट की भी करेंगे, कांस्टेबल की भी करेंगे, आरएएस का इवन जो दूसरा बैच कोर्स चल रहा है आप उसको भी देख पाएंगे। मतलब एक सब्सक्रिप्शन, लेकिन चीजें बहुत सारी मिल रही हैं। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए, कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। ज्वाइन कैसे करोगे अनअकैडमी प्लस? बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, गूगल प्ले स्टोर से जहां मर्जी से करना है कर लो। डाउनलोड करके इसको ओपन करिएगा, ये वाला पेज दिखेगा, इस वाले पॉइंट पे आपको जाना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आप लोग जैसे ही जाएंगे यूपीएससी, इस 3 जो लाइंस बनी हुई है इस पे, इसको क्लिक करिएगा, मैनेज गोल्स में जाइएगा। मैनेज गोल्स में जाके यहाँ पे आरपीएससी टाइप करना, आरपीएससी आ जाएगा। इसको प्लस पे क्लिक कर दो, वापस जाओ। वापस जाओगे इतनी शीट आपको दिखाई देगी, ये एरो क्लिक कर देना, आपका आरपीएससी ऐड हुआ मिलेगा। इस आरपीएससी पे आपको क्लिक कर देना है, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो। अनअकैडमी का आरपीएससी प्लस वाला पेज आ गया है। यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं वो भी आप देख सकते हो। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लो। यहाँ पे टाइम वाइज सब्सक्रिप्शन है, किसी एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, किसी कोर्स का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो आपको आरएएस वाले बच्चों को मैं कहती हूँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, ताकि आपकी प्री मेंस इंटरव्यू के बड़े आराम से तैयारी हो सके, टेस्ट सीरीज आप लोग देख पाए। क्योंकि आरपीएससी का हमें पता नहीं है, एग्जाम कभी प्रीपोन्ड होते हैं कभी पोस्टपोन्ड होते हैं, तो आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि 7560 रुपए लगेंगे। उसके अलावा 1 साल का प्लान भी बहुत अच्छा है, 6300 रुपए में। 2 साल का आरएएस वालों को बोलती हूँ, क्योंकि सिर्फ 1200 रुपए का डिफरेंस है और आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी सभी जो बच्चे हैं एसीएफ पटवारी पुलिस वाले, वो अपना प्लान चूज कर लें एग्जाम की डेट को देखते हुए कि कौन सा प्लान हमें सूट कर रहा है। और बच्चे यहाँ पे कोड लगाना है, आरएएस क्रैकर भी वैलिड कोड है, ये भी लगाओगे तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मैंने जो नया बनवाया है, क्योंकि बहुत मारो राजस्थान परिवार से अटैच्ड भी है, MRP10, और दूसरा आसान भी है, स्पेलिंग वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है। एक पॉइंट छोटा सा बताना चाहूंगी, अगर पेमेंट फेल हो जाए तो दूसरी बार तीसरी बार दोबारा अगर पेमेंट करनी पड़ती है तो बच्चों कोड प्लीज दोबारा चेक कर लेना, कई बार कोड लगता नहीं है, टेक्निकल एरर हो जाता है, सर्वर एरर हो जाता है, इन सब की वजह से। ठीक है, अच्छा,
पिछली बार मैंने आपको जब हमने ये शुरू किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राजस्थान, मैंने आपको जाते-जाते एक छोटा-सा होमवर्क दिया था कि इसमें जो-जो कीवर्ड्स आपने सीखे हैं, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो वो किसी ने भी नहीं किया है, एक भी बच्चे ने नहीं किया है। ठीक है? तो आज मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, आप लोग कीजिएगा, नहीं तो मुझे करवाना पड़ेगा, मैं तो करवाऊँगी ही, फिर रिवीजन भी करवाऊँगी और आपका टेस्ट भी लूँगी। ठीक है? तो आप लोग करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होता। एक्शन का रिएक्शन मिलना चाहिए, तो काम करने की एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है? तो आप लोग दिखिएगा कमेंट्स में कि क्या आपने आज सीखा है। ठीक है? और उसके साथ फीडबैक दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो पिछली बार हमने थोड़ा सा सभ्यताओं के बारे में जाना था, बागोर, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर। उसके बाद हमने देखा राजस्थान में कैसे कैसे लोग आए, कालक्रम से, क्रोनोलॉजी वाइज। सबसे पहले आर्यन आए थे, जनपद आए थे, गुप्ताज आए थे और मौर्यंस आए थे। ये हमने देखा था। जनपद की हमने थोड़ा डिटेल देखा था, कौन सा जनपद कहाँ पे था। ठीक है बच्चों, ये सारा हो गया था, इसलिए मैं स्लाइड्स आगे कर रही हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, सारा हमने डिटेल में देखा था। सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी के किनारे आर्यंस आए थे। यहाँ पे महाभारत के बारे में पढ़ा, बलराम और भगवान श्री कृष्ण जो है जांगल प्रदेश से और मरुकांतर से पास होकर गुजरे थे, यहाँ से गए थे। ठीक है, ये विशेष बात हमने पढ़ी थी। फिर जनपद के बारे में डिटेल हमने पढ़ा था, अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं मौर्यन और राजस्थान। इसके बारे में कुछ तो मैंने पढ़ा दिया था कि मौर्यंस का शासन रहा राजस्थान में। हर चीज में आजकल इंसान क्या मांगता है, टीवी पे आप देख लो, कोई भी चीज हो रही हो, कुछ भी हो, मीडिया वाले ढूंढ ढूंढ के लाते, सबूत चाहिए हमें हर चीज का। तो मौर्यंस का राज्य था राजस्थान में। इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? इसका प्रूफ हमें मिलेगा या तो कोई बुक मिल जाए, कोई साहित्य की किताब मिल जाए, या फिर आपको कोई शिलालेख किसी दीवार पे लिखा हुआ मिल जाए, मंदिर की किसी दीवार पे लिखा हुआ मिल जाए, कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए। शिलालेख को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, शिला के ऊपर लिखा हुआ कोई लेख हो। तो मौर्य शासन के हमें बहुत सारे एविडेंस मिलते, खूब एविडेंस मिलते। तो कौन कौन से मिलते हैं? एक मिलती है बैराट की इंस्क्रिप्शन, बैराट की प्रशस्ति, जिसमें हमें मौर्य शासक अशोका के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, किसके बारे में? अशोका के बारे में। उसके बाद मंदिर मैंने बताया, तो एक मंदिर बनवाया हुआ है कुणाल के बेटे अशोका जो हुए हैं, उनके आगे उत्तराधिकारी हुए कुणाल, और कुणाल के बेटे हुए संप्रति। तो उनके द्वारा जो मंदिर निर्मित है उनमें भी मौर्य शासन का वर्णन किया गया है, तो वहां से पता चलता है। अब बात करते हैं साहित्य की, कौन सी किताब मिली है, बुक कौन सी मिली है? तो बुक है बच्चों कुमारपाल प्रबंध। इसके अंदर तो बहुत डिटेल में बता दिया कि चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ का तालाब किसने बनवाया? मौर्य शासक चित्रांगद द्वारा बनवाया गया। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ये हो गया था। ठीक है, इसके बाद मानसरोवर तालाब, ये तालाब भी मौर्य शासक जो है मान, उनका इसके ऊपर अधिकार था, उनका राज्य था मानसरोवर तालाब के ऊपर। और हमें क्या मिला? अच्छा, अभी तो हम बोलते हैं 2020वीं सदी, 2021वीं सदी। जब मौर्य शासन था उस टाइम पे कौन सा कैलेंडर यूज करते थे? विक्रम संवत कैलेंडर यूज करते थे। कौन सा कैलेंडर यूज करते थे बच्चों? विक्रम संवत। संवत में 7 शब्द आ रहा है बार बार। ठीक है, तो 770 का हमें एक शिलालेख मिला। और ये शिलालेख किसको मिला? बहुत ही अमेजिंग सी बात है कि राजस्थान का कल्चर इतना अच्छा है, यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स जो आए, ब्रिटिशर्स जो आए, उनका बड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो उन्होंने बहुत पढ़ा है राजस्थान को, बहुत डिटेल से पढ़ा है। और हमें पढ़ते हुए क्यों अखरता है, हमें तो गर्व होना चाहिए हमारे राजस्थान पे। ठीक है, तो ये जो शिलालेख मिला, ये कर्नल जेम्स टॉड को मिला। किसको मिला बच्चों? ये शिलालेख मिला कर्नल जेम्स टॉड को, और इसमें इनको 4 मौर्य राजाओं के नाम मिले, और वो भी कालक्रम वाइज, मतलब क्रोनोलॉजी वाइज, क्रोनोलॉजी कि पहले कौन से राजा थे, दूसरे कौन से, तीसरे कौन से और चौथे कौन से। तो पहले कौन से आएंगे? सबसे पहले जब नाम लेते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं, महेश्वर। ठीक है, जैसे महेंद्र बाहुबली बोलते हैं तो वैसे। तो पहले नंबर पे जो राजा का वर्णन मिलता है वो है माहेश्वर, और चौथे नंबर पे मिलता है राजा मान, जिनका मानसरोवर तालाब पे आधिपत्य था। और बीच में आएंगे राजा भीम और राजा भोम।
भोज, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए बच्चों? महेश्वर, भीम, भोज और मान। अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो सबसे पहले तो महेश्वर भगवान का नाम, लास्ट में भी म से आएगा मान, और बीच में भीम और भोज। तो इसको कैसे याद करें? जब ए आ ई उ ओ बोलते हो ना, तो ई ही पहले आता है, तो भीम ही पहले आएगा, भोज बाद में आएगा। इसी तरीके से अभी इसमें भी अल्फाबेट देखोगे तो BHIM, आई पहले आएगा अल्फाबेट में, ओ बाद में आएगा। तो याद हो गया, ठीक है। डिक्शनरी वाइज चल रहा है, अल्फाबेटिकली चल रहा है। पहले महेश्वर, लास्ट में मान, बीच में भीम और भोज। ये चार राजा जो है क्रोनोलॉजी वाइज हमें एक प्रशस्ति में मिलते हैं। कब का है ये प्रशस्ति? 770 का। अब 25 साल बाद 795 विक्रम संवत का एक और शिलालेख मिला। उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, आइए देखते हैं। समझ आ रहा है सबको तो एक थम्स अप दो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। पीडीएफ सबको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, मुझे पता है पीडीएफ को लेकर सब बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। तो मैं एक बार उसको गूगल ड्राइव में कन्वर्ट कर दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगी, सब पीडीएफ ले लेना, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो, कोई भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने बोला है, मैंने अपनी टीम से परमिशन ली है, तो आप सबको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चले, 795 का जो विक्रम संवत है, ये जो है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? महेश्वर शिव जी की बात कर रहे थे, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन हमें शिवालय में मिला है। कहाँ मिला है? शिवालय में। और शिवालय में जो पूजा होती है, किसकी होती है? भोलेनाथ की। उनके ऊपर दुग्ध चढ़ाया जाता है, ठीक है। दुग्ध बहुत पवित्र, दूध मतलब वाइट सी चीज होती है। तो यहाँ पे कौन से मौर्य राजा का वर्णन मिलता है? मौर्य राजा धवल, ठीक है। धवल दुग्ध, ऐसे आप याद कर लो। ये शिव जी पर दूध चढ़ाने जाते हैं, एक शिवालय जो है मंदिर के अंदर, ठीक है। ये मान लो शिवलिंग है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है दुग्ध चढ़ाने के लिए राजा धवल चाहते, ठीक है। तो ऐसी मान्यता होती है इधर कि इस वाले शिवलिंग पे अगर दुग्ध चढ़ाया जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो राजा धवल को भी ये बात पता चली, तो वो भी गए, मैं भी जाता हूँ शिवलिंग पे, देखता हूँ, इस पर दुग्ध चढ़ाता हूँ, तो कलर कौन सा कलर हो जाएगा। अब ये कौन सा जो शब्द है, इससे याद कर लो, ये जो शिवालय है ये कर्णसावा का है या कंसुवा का है, ठीक है। कौन सा से याद कर लो, कर्णसवा और कंसुवा, बस मैंने आपको ये याद करने के लिए बताया। धवल दुग्ध, ध ध शब्द आ रहे हैं, उससे याद कर लो। तो कोटा के पास स्थित कर्णसवा और कंसुआ के शिवालय में एक प्रशस्ति हमें मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर मौर्य राजा धवल का भी राज हुआ करता था। याद हुआ सबको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बताते हैं। आगे बताते हैं बड़े लेवल पे भारत के जो राजा, जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट करके रखा था, हर्षवर्धन। उनकी मृत्यु के बाद देखिए, लीडरशिप का बड़ा रोल होता है। अगर राजा को कुछ हो जाए तो सारी जनता तितर बितर हो जाती है, पूरी व्यवस्था इधर उधर हो जाती है। यही केस हुआ हर्षवर्धन राजा की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन राजा की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी थी इंडिया की, भारत की, वो सारी छिन्न भिन्न होने लगी, ठीक है। वो सब टुकड़ों में बंटने लगा। जब कोई चीज टुकड़ों में बंट जाएगी तो सब लोग अपने अपने हिस्से बांट लेते हैं। तो जो जनपद का शासन जो है एक बार खत्म हो गया था हूणों के आक्रमण के बाद, क्योंकि जो गुप्ताज आए थे उन्होंने बहुत ज्यादा संरक्षण जनपद को नहीं दिया था, आधा अधूरा संरक्षण दिया था। जो जनपद खत्म हो गए थे, तो यहाँ पर फिर भारत में नए जनपद की उत्पत्ति होती है, नए जनपद शुरू हो गए। कब हो रहे हैं ये नए जनपद शुरू? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। तो राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी जगह पर, छोटे छोटे जगह पर बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने शासन स्थापित किए। उसमें उदाहरण आता है मारवाड़ में प्रतिहारों का राज रहा और राठौड़ वंश का राज रहा। तो बहुत सारे राजपूत राजवंशियों ने जो है शासन करना शुरू कर दिया। मारवाड़ में किसका रहा है? प्रतिहार और राठौड़, तो सबको पता ही है, ठीक है। तो कैसी लग रही है क्लास? बताते चले जाइएगा, लिखते चले जाइएगा, जो जो याद करते जाते हो कीवर्ड सब लिखते चले जाओ, ताकि इंटरेस्ट आना चाहिए। हिस्ट्री को भी मजे से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और बताते हैं, मेवाड़ के गुहिल राजवंश, ठीक है, सांभर के चौहान, आमेर के कछवाहा और जैसलमेर के भाटी। जैसलमेर याद कर लो कि अपना राजस्थान जो है, अपना जो राजस्थान है, सबसे, जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला है। तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी बहुत पड़ती है, बहुत तपती है। तो यहाँ के लोग जो है जैसे ईंट के भट्टे में तप जाते हैं ना, वैसे तप के मजबूत निकलते हैं। तो जैसलमेर में कौन से वंश का राज था बच्चों? भाटी वंश का राज था। आमेर में कछवाहा का, मेवाड़ में गुहिल का, और जो सांभर वाला रीजन होगा वहां पे चौहानों का राज्य हुआ करता था, ठीक है। अब बात करते हैं छठी शताब्दी की। छठी शताब्दी में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, एक प्रशस्ति मिलती है।
तो वहां पर बताया गया है कि 6ठी शताब्दी में मंदोर के पास, मंदोर पता है जोधपुर में, रावण की ससुराल मंदोदरी का गांव, मंदोदरी का मायका है, मंदोर के पास यहाँ पर प्रतिहार राजाओं का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? प्रतिहारों का। और बाद में ये शासन चला गया बच्चों राठौड़ों के पास। बाद में ये शासन किसके पास चला गया? राठौड़ों के पास। तो पता चला 6ठी शताब्दी में मंदोर के पास यानी जोधपुर के आसपास के इलाके के पास पहले राज था प्रतिहारों का, उसके बाद राज हो गया वहां पर राठौड़ों का। ठीक है। और नए नए जनपद की उत्पत्ति कब होती है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। तो राजस्थान में अनेक राजपूत राजवंशों का जो है स्थापित होता है, राज्य वो स्थापित करते हैं, जिनके सबके नाम हमने अभी अभी किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया। चौहान रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ सांभर रीजन में, और ये जो रीजन है सांभर रीजन चौहानों का बड़ा पावरफुल रीजन रहा है। मतलब इन्होंने अपने राज्य को बहुत ज्यादा सुदृढ़ किया। ठीक है, तो इनका राज्य धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होता गया। उसके बाद बात करते हैं 5वीं और 6ठी शताब्दी। मेवाड़ और आसपास के क्षेत्र में गुहिल वंश का गुहिल शासन स्थापित होता है। कब? 5वीं से 6ठी शताब्दी में। पूछ लेंगे क्वेश्चन कब होता है। उसके बाद 10वीं शताब्दी में अर्थुना और आबू बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए। 10वीं शताब्दी में किसका राज्य, कहां पर राज्य काफी ज्यादा पावरफुल सेंटर बना? अर्थुना और आबू। आबू कहां पर है? सिरोही में। अर्थुना कहां पर है? बांसवाड़ा में। मतलब ये बात हो रही है बच्चों दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में जोधपुर क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो काफी पावरफुल था। सांभर वाला जयपुर के आसपास वाला रीजन चौहानों का वो भी। 5वीं 6ठी में मेवाड़, मेवाड़ के आसपास वाला रीजन। 10वीं शताब्दी में अर्थुना और आबू ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे मूव करते हैं। अब 12वीं और 13वीं शताब्दी में जिन चौहानों का रूल जो है पहले 6ठी शताब्दी में बहुत ज्यादा था, बीच में ये कहीं कहीं खत्म होता चला गया। तो चौहान जो है बड़े पावरफुल होते हैं। 12वीं 13वीं शताब्दी में फिर से स्थापित किया इन्होंने अपना रूल। इस बार कहां पे किया? पहले था सांभर रीजन में। सांभर रीजन मतलब जयपुर के आसपास। इस बार इन्होंने किया रणथंभौर, जालोर और हाड़ौती रीजन। ठीक है, तो पहले जो शासन बच्चों सांभर में था चौहानों का, अब वो शासन आ गया है हाड़ौती में, जालोर में और रणथंभौर यानी कोटा के आसपास इस इलाके में। समझ पा रहे हो? तो ये सांभर चौहानों का रूल है। ये रूल है बच्चों 6ठी शताब्दी का अगर क्वेश्चन आए, और ये रूल है 12वीं 13वीं शताब्दी का। तो 12वीं 13वीं में दक्षिण दिशा की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं रूल इनका खत्म होता रहा, इनको मिलता रहा। ये चौहान के साथ चलता रहा। उस समय सारे ही राजवंशों के साथ चलता था। कभी कोई क्षेत्र कोई जीत लेता था, कभी कोई क्षेत्र कोई जीत लेता था। क्लियर है सबको? तो चौहानों के बारे में आपको पता चला। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कहा था हम राजस्थान के क्षेत्रों में अब ये जो अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्य हो गए हैं, इनकी पहचान भी तो करनी है। इनकी पहचान करनी है तो नाम दिए जाएंगे इनको। जैसे हमने अपने चैनल का नाम रखा है मारो राजस्थान, एक मकसद के साथ इसको गांव गांव तक पहुंचाना ही है। ठीक है, तो वहां पर भी जो राजस्थान में अलग अलग एरिया थे, किसी तरह से तो बुलाएंगे ना उनको, तो उनके अलग अलग नाम पड़े। तो ये प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और प्लस सर्कल का बच्चों पार्ट बनिए, इनर कम्युनिटी का आपको बहुत फायदा होने वाला है। कुछ नहीं पछताना पड़ेगा, आप उल्टा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी ही हो जाएगी। मुझे तो जितना फीडबैक मिलता है मेरे प्लस स्टूडेंट्स का अच्छा ही मिलता है, सब खुशी होते हैं। ठीक है, तो MRP 10 कोड लगाना मत भूलिएगा। बताइए बच्चों को जो 12th क्लास में स्टार्ट किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया, जो तैयारी करना चाहते हैं और खुद भी इसका पार्ट बने, मुझे बहुत खुशी होगी आप सबकी हेल्प करके। RAS क्रैकर मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई बात पूछना चाहे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा फोन नंबर है। फिर भी आपको कोई डाउट हो कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आई होप अब तो आप सब कर ही रहे होंगे, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा आप सबको। चले ठीक है, ये क्यों बोलती हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, क्योंकि सब्सक्राइब करके घंटी बजा दोगे अगर, तो वीडियो मेरा कभी 8 बजे आता है, कभी 4 बजे, कभी रात को 11 बजे, 6 बजे करंट अफेयर्स वाला रेगुलर है। बाकी सारे वीडियोस बच्चों जैसे मैं फ्री होती हूँ वैसे ही अपलोड कर देती हूँ, तो आपको टाइमली मिलता रहे, कोई वीडियो आपका मिस ना हो, इसीलिए ये सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये मैंने पिछली बार आपको होमवर्क दिया था, आपने नहीं किया, अगली बार देखते आप करोगे या नहीं, नहीं तो अगली बार मुझे करवाना ही है। ठीक है, चले
आते हैं राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के बात करते हैं। तो सबसे पहले 6ठी शताब्दी में जोधपुर के आसपास हमने बात की कि मंदोर का प्रतिहारा का राज्य रहा, फिर राठौड़ों को आया, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो जांगल देश महाभारत के समय में बीकानेर और जोधपुर वाले क्षेत्र को क्या बोलते थे? जांगल देश, मतलब जंगल जैसा खूब बड़ा विशाल है, तो इसको क्या बोलते थे? बीकानेर और जोधपुर वाले रीजन को बच्चों बोला जाता था जांगल देश बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ के राजा अपने आप को क्या बोलते थे? जांगल देश पर राज है इनका, तो जांगलधर बादशाह यहाँ के जो शासक हुए हैं, बीकानेर के शासक, खास तौर पे ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से शासक अपने आप को जंगलधर बादशाह कहते थे। तो बीकानेर के शासक जो है उन्होंने खुद को जो है क्या कहा है? जंगलधर बादशाह कहा है, या जांगलधर बादशाह भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जोधपुर वाले रीजन को खास तौर पे क्या बोलते थे? बीकानेर और जोधपुर में ला दो तो जांगल देश कहना ही है, लेकिन जोधपुर का एक अपना भी नाम था, वो था मरु या मारवाड़। क्या बोलते थे इसको? मरु या मारवाड़ बोलते थे। ठीक है, अब जो है लोग जो है, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, बीकानेर से आए जांगल देश से और मरु से भी गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते जो है इधर पहुंच रहे हैं, ऐसे याद कर लो, इधर पहुंच रहे हैं, सिरोही की तरफ पहुंच रहे हैं। तो अगर वो गुजरेंगे इधर से, तो जोधपुर के दक्षिणी हिस्से से तो गुजरना पड़ेगा ना, गुजरना पड़ेगा, गुजरना मतलब पास करना। तो जोधपुर के दक्षिणी हिस्से को क्या बोलते हैं? गुर्जरत्रा। ये मैंने याद करने के लिए आपको बताया, क्या बोलते हैं? गुर्जरत्रा। अगर आबू जाना है तो याद कर लो, जोधपुर के दक्षिणी हिस्से से तो गुजरना पड़ेगा। तो जोधपुर के पूरे जोधपुर को गुर्जरत्रा नहीं बोलते, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको गुर्जरत्रा कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? जोधपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है बच्चों, उसको गुर्जरत्रा कहा जाता है। और आबू या अर्बुद, वो तो सिरोही को कहते हैं, ये मुझे लगता है सबको याद है। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। ठीक है, तो आबू क्षेत्र या फिर अर्बुद क्षेत्र किसको कहा जाता है? सिरोही को। और अभी थोड़ी देर पहले अर्थुना करवाया था, वो अलग है। अर्थुना कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। क्लियर है सबको यहाँ तक? आई होप सबको समझ आ रहा हो। ठीक है, मैंने कोशिश तो की है कि आपको बहुत सिंपल भाषा में करके समझा दूं, बाकी तो आप फीडबैक देंगे कमेंट्स में तो मुझे पता चल ही जाएगा। ठीक है, जांगल देश के आसपास वाले इलाके का, अब जो लोग हैं वो जांगल देश से गुजर रहे हैं, तो कैसे गुजर रहे हैं? उस टाइम पे क्या साधन होते थे? कुछ पैदल, कुछ ऊंटों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लो 1 लाख लोग पैदल पैदल निकल पड़े हैं जांगल देश के आसपास चलने के लिए, आसपास वाले क्षेत्र में। तो सपद मतलब पैदल पैदल यात्रा करे, लक्ष्य 1 लाख लोग कहाँ निकले? जंगल प्रदेश से आगे की तरफ मूव ऑन कर गए। किस तरफ मूव ऑन कर गए? अजमेर और नागौर के इलाके में। तो अजमेर और नागौर का, अजमेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हार्ट, और हार्ट जो होता है सबके दिल के बहुत करीब सेंट्रल पार्ट में होता है ना भाई। तो याद कर लो अजमेर और नागौर का जो सेंट्रल पार्ट है, जो केंद्रीय हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? सपद लक्ष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सपद लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, ये याद कर लोगे। सपद लक्ष्य भी बोलते हैं, वो मतलब आप जैसे बोलना चाहे वैसे बोल सकते हैं। सपद लक्ष्य क्षेत्र के अंदर भी किसका राज्य रहा? चौहान रूल मैंने आपको कहां कहां बनाया? सांभर क्षेत्र में बताया। उसके बाद वो साउथ में आ गए तो झालावाड़ हाड़ौती वाले रीजन में उनका रूल रहा, जालोर में रहा, और यहाँ पर भी अजमेर और नागौर में भी सपद लक्ष्य पर भी चौहानों का शासन रहा। 3 एरिया बता दिए मैंने जहां पर चौहानों का शासन रहा। अगर पूरा शुरुआत करेंगे राजस्थान के मैप से देखना, तो देख ही लेते हैं एक बार बच्चों, क्योंकि जो करो उसे ढंग से करो। ठीक है, आप ऐसी तैयारी करो, रात को सो के जगा के उठ के कोई पूछे चौहानों का शासन कहाँ कहाँ पे था, तो 3 जगह पे था, तो आपको याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए। देखें तो कहाँ कहाँ पे था? पहला नंबर है सांभर रीजन, दूसरा नंबर है बच्चों इनका सिरोही में, जालोर में, जालोर वाले इलाके में, और हाड़ौती क्षेत्र में था, और तीसरा अभी हमने पढ़ा अजमेर और नागौर वाले इलाके में, यानी सपद लक्ष्य वाले क्षेत्र में, सांभर में और जालोर और हाड़ौती पे चौहानों का राज्य रहा है। ठीक है, क्षेत्र याद हो गए। सपद लक्ष्य किसको बोलते हैं? गुर्जरत्रा किसको बोलते हैं? मरु मारवाड़ किसको बोलते हैं? आबू अर्बुद किसको बोलते हैं? और जांगल देश किसको बोलते हैं? ये 4 नाम हमने अभी अभी किए हैं। तो क्या ऐसे करने से हो जाएगा?
अच्छा चलो एक और कर लेते हैं, उसके बाद इसको मैप पे देखेंगे। ईस्टर्न राजस्थान की तरफ मूव ऑन करते हैं। अभी तक हमने बात की है पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और सेंट्रल राजस्थान। पूर्वी राजस्थान को देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान में कुछ नहीं करना, इधर यूपी पड़ता है, यूपी में कान्हा जी हैं, कान्हा जी ने पूरी संरचना की, कृष्णा ने किसकी, महाभारत की। तो महाभारत वाले ही नाम आने वाले हैं पूर्वी राजस्थान पे, और कोई नाम नहीं आएगा। कौन सा नाम आएगा, महाभारत वाला। तो महाभारत कहाँ हुई थी सारा का सारा युद्ध, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र के नाम का एक क्षेत्र हमारे पास भी है, राजस्थान में भी है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कुरु देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कुरु देश बोलते हैं। तो ये कौन सा हिस्सा है, ये अलवर का उत्तरी हिस्सा है, अलवर का उत्तरी हिस्सा। और इसकी राजधानी क्या है, जो दिल्ली का प्राचीन नाम होता था जैसे, वही है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। तो एक कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा भी हमारे पास है, और एक जो देश की राजधानी का पुराना नाम है वो भी हमारे पास है, इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ उस टाइम तक यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। तो कुरु देश कौन सा हिस्सा है बच्चों, अलवर का उत्तरी हिस्सा। राजधानी इसकी कौन सी हो गई, इंद्रप्रस्थ। कौन सी राजधानी हो गई, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद बात करते हैं मत्स्य देश। अब महाभारत हुई, किसने हुई, कृष्णा ने की। कृष्णा कौन है, भगवान विष्णु का अवतार। भगवान विष्णु का एक और अवतार हुआ, मत्स्य अवतार, अगर सुना हो तो, ठीक है। तो वो जो मत्स्य अवतार हुआ है, तो उससे याद कर लो मत्स्य देश। मत्स्य देश किसको बोलते हैं, अलवर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को बोलते हैं। अगर मैं अलवर बनाऊंगी यहाँ पे छोटा सा, उत्तरी हिस्से को कुरु देश, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को मत्स्य देश बोलते हैं, ठीक है। इसको वैसे मैंने याद किया है इस तरीके से, अगर आप कभी भूल नहीं जाओ, आप देख लीजिए आपको ये हिट बैठता है या नहीं बैठता है। ये मछली है, ठीक है, इस टाइप की शेप की होती है मछली। उत्तरी हिस्से को हम बोलते हैं कुरु देश, ये अलवर बना दिया मैंने, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मत्स्य देश बोलते हैं। बस ऐसे ही मैंने याद करने के लिए हल्का सा, उत्तरी भाग को कुरु बोलते हैं और दक्षिण पश्चिमी को क्या बोलते हैं, मत्स्य। मछली की जो शेप है ये इस साइड आ गई, तो ये डायरेक्शन ड्रॉ करोगे तो मत्स्य देश आ जाएगा। तो अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य देश बोलते हैं। अब ये जो मत्स्य देश है भगवान विष्णु का अवतार है, तो अवतार तो हमेशा विराट होते हैं। तो मत्स्य देश की राजधानी का नाम क्या है, विराटनगर। ये मैं जयपुर वाला विराटनगर, वैराट की बात नहीं कर रही हूँ। अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग की राजधानी हम क्या बोलते हैं, विराटनगर बोलते हैं। ये क्लियर हुआ सबको। पूर्वी राजस्थान, अलवर के उत्तरी हिस्से को कुरु देश, राजधानी इंद्रप्रस्थ, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को मत्स्य देश, और इसकी राजधानी है विराटनगर, क्योंकि मत्स्य अवतार तो विराट ही होते हैं। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा मैप बना दिया आप सबके लिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बीकानेर और जोधपुर दोनों को मिलाओगे जांगल देश। बीकानेर के राजा अपने आप को जांगलधर बादशाह बुलाते थे। जोधपुर को हम लोग मरु या मारवाड़ भी कहते हैं, अकेले जोधपुर को, उसमें बीकानेर नहीं आएगा, मरु या मारवाड़ जैसा कि किताब में लिखा गया, ठीक है। जोधपुर के दक्षिणी हिस्से को, यहां से गुजर रहा है कोई आबू जाने के लिए, तो दक्षिणी हिस्से को गुर्जरतरा, यहां से गुजर रहा है। सिरोही को आबू या अरपद। फिर मैंने बताया जोधपुर से 1 लाख लोग चले जांगल देश के आसपास वाले इलाके में घूमने के लिए। कैसे चले, पैदल पैदल चले। तो जोधपुर के आसपास कौन सा इलाका है, नागौर और अजमेर। इसका जो सेंट्रल वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सपद लक्ष्य बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ये सपद लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्वी राजस्थान पे। तो अलवर का जो उत्तरी हिस्सा इसको कुरु देश, राजधानी क्या हो गई, इंद्रप्रस्थ, और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जो अलवर का है मत्स्य, राजधानी हो गई विराटनगर। अब जो विराट रूप था ये भगवान विष्णु का, ये तो शौर्यवान, शूर, मतलब बहुत सारे शौर्य से भरा हुआ था। तो विराट कोई चीज होती है तो अलवर अलवर थोड़ी आएगा, उसमें और सारी चीजें भी जुड़ती चली गई। तो जब विराट का नाम शूरसेन हुआ, ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो शूरसेन के अंदर बच्चों अलवर का ये पूर्वी हिस्सा भी आएगा, और भरतपुर, धौलपुर, करौली ये भी आएंगे, ठीक है। यानी कि पूरा मत्स्य संघ आ गया एक तरीके से। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को जब 4 जिले ये मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, शूरसेन बोलते हैं। इस राज्य को उस समय में क्या कहा जाता था, शूरसेन कहा जाता है। याद कर लो, शूरसेन नाम ही बड़ा है, तो इसमें एक एक दो दो जिला नहीं आएगा, बल्कि 4 4 जिले आएंगे। अलवर का पूर्वी भाग रह गया था, तो पूर्वी, भरतपुर, धौलपुर, करौली का मैक्सिमम पार्ट, मतलब कि ज्यादातर हिस्सा इसमें आएगा। और इसकी राजधानी कौन सी है, जहां पे हमारे कान्हा रहते थे, तो मथुरा, ठीक है। कौन सी है राजधानी, शूरसेन की मथुरा राजधानी है। आई होप ये मैप समझ आ रहा हो आपको, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हूँ, दिमाग में छप रही हूँ, ठीक है। मैं कोई चीज करवाऊं तो मेरे ये होता है कि मैं आपको अच्छे से कराऊं, मैं जल्दी जल्दी कुछ नहीं करवा सकती, ठीक है। तो अच्छे से आपको चीजें हों।
तो शूरसेन में बच्चों क्या आएगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का मैक्सिमम पार्ट, राजधानी कौन सी है, मथुरा है। ठीक है, राजधानी कौन सी है, मथुरा है। कुछ और नाम देखते हैं राजस्थान के, ठीक है, कुछ और नाम देखते हैं, अभी और बाकी हैं। उदयपुर का पुराना नाम क्या है। अब उदयपुर में जो शासन हुआ था गोहिल वंश का, मेवाड़ का, ठीक है, उन्होंने अगर आपको याद हो एकलिंगजी शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक है, तो उदयपुर का पुराना नाम शिव या शिवी भी बोलते हैं, ऐसे याद कर लो, क्या बोलते हैं, शिव या शिवी बोलते हैं। और इसकी जो राजधानी है उसको बोलते हैं मध्यमिका। अगर याद हो तो पिछली बार भी करवाया था, नगरी चित्तौड़गढ़ के पास, उसको भी मध्यमिका बोलते थे, याद है किसी को, वहां पे कराया था। तो इसकी राजधानी थी मध्यमिका, शिवी क्षेत्र की। इसको मजमिका भी बोलते हैं, इसको मजमिका भी बोलते हैं, ये वही है, ठीक है, अलग नहीं है, वही है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों का आधिपत्य हुआ, मेव जाति के लोगों का, ठीक है, मेदपाट और प्रागवट, ठीक है, इन कास्ट को हम क्या बोलते हैं, मेव कास्ट, जिसको हम मेदपाट और प्रागवट भी बोलते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को, शिव या शिवी वाले क्षेत्र को हम मेदपाट के नाम से भी जानते हैं, प्रागवट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको मेदपाट क्यों कहा जाता है। इसको मेदपाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मेव जाति के लोगों का शासन रहा है। ठीक है, जैसलमेर में मैंने पहले बताया था भाटी वंश है, और यहाँ के लोगों को, अब आग में हम लोग बहुत बुरी तरीके से तप चुके होते हैं, तो जैसलमेर वाले क्षेत्र को बच्चों माड शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माड भी बोला जाता है। जैसलमेर का दूसरा नाम क्या है, माड। और उदयपुर का पुराना नाम शिव या शिवी, मेदपाट या मेघवाट, प्रागवाट। ठीक है, ये है उदयपुर कर लिया हमने। इसके बाद आ जाइए हाड़ौती, सबको पता है, कोटा बूंदी को क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। मालव रीजन इंपॉर्टेंट है। मालव रीजन बोलते हैं बच्चों जहां पे बहुत सारी बारिश होती है, उसके दक्षिणी हिस्से को, झालावाड़ के दक्षिणी हिस्से को हम लोग मालव बोलते हैं। तो झालव तो मालावाड़ हो ही गया, पूरे राजस्थान में देखो बारिश सिर्फ वहीं पे हो रही है 120 या 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मालव क्षेत्र किसको बोलते हैं, झालावाड़ के दक्षिणी हिस्से को। और बागड़ और बागड़ मुझे लग रहा है सबको पता होगा, ये तो आसानी है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को हम लोग बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैप देखते हैं एक बार मैप से, ताकि आपको समझ आए। हाँ, उदयपुर का बच्चों शिवी, मेदपाट हो गया, झालावाड़ के दक्षिणी हिस्से को मालव क्षेत्र बोलेंगे, ये बागड़ क्षेत्र हो गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर। जैसलमेर का माड क्षेत्र हो गया, ठीक है, और कोटा बूंदी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाड़ौती बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारा जो मैप है ये मैं आपको साथ में दूंगी पीडीएफ में, तो आप ये सारा देख पाएंगे। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये सारे नाम थे छोटे छोटे छिन्न भिन्न नाम थे जो उस जमाने में थे। तो राजस्थान नाम कैसे पड़ा, राजपुताना नाम कैसे पड़ा, तो देखते हैं। मैंने बोला कि राजस्थान की हिस्ट्री में विदेशी जो व्यक्ति रहे हैं उनका बहुत रोल रहा है। जैसे कर्नल जेम्स टोड को एक जो है 770 का शिलालेख मिला, उन्होंने हमें जानकारी दी। राजपुताना नाम जो है 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान को राजपुताना, क्योंकि राजपूत वंशों का राज था, तो हम इसको नेचुरली क्या कहेंगे, राजपुताना बोलेंगे। लेकिन ये जो टर्म, ये जो नाम दिया, वो किसने दिया, 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने दिया। क्या दिया जॉर्ज थॉमस ने, राजपुताना नाम दिया। ठीक है, अब कई बार बच्चे जो है जेम्स टॉड में भी कंफ्यूज होते हैं और ये जॉर्ज थॉमस में भी कंफ्यूज होते हैं कि राजपुताना नाम दिया किसने। तो बच्चों ऐसे याद कर लो, जॉर्ज के नाम में तो आर आ रहा है, तो राजपुताना इन्होंने दिया है। लेकिन जेम्स टॉड में कहीं आर नहीं आ रहा, तो उन्होंने राजपुताना नाम नहीं दिया। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस ने कौन सा नाम दिया है बच्चों, राजपुताना। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद राजस्थान और राजस्थान। ठीक है, तो जेम्स टॉड भी पीछे नहीं रहेंगे, कुछ तो नाम देंगे इसको, वो कहेंगे जॉर्ज थॉमस ने नाम दे दिया, मैं क्या नाम दूं इसको। तो 29 साल के बाद 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने एक किताब लिखी, वो कहते हैं मैं बड़े स्तर पे नाम दूंगा इसको, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उन्होंने इस किताब में राजपुताना को क्या कहा, राजस्थान और राजस्थान कहा। ठीक है, राजस्थान और राजस्थान कहा। तो जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया है राजपुताना, और कर्नल जेम्स टॉड ने नाम दिया है राजस्थान और राजस्थान। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा, तो फिर जब भारत आजाद हुआ तब हमने कौन सा नाम अडॉप्ट किया इस क्षेत्र के लिए, राजस्थान नाम को हमने अडॉप्ट किया, राजस्थान नाम को एक्सेप्ट किया। अडॉप्ट किया मतलब राजस्थान नाम इसका पड़ गया।
ठीक है। तो ये राजस्थान की पूरी नामकरण वो हमने किया है, मेन मेन जितने एरियाज थे इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको याद हुआ होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आप सबने कहा था कि मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर लेकर आइए, तो आप बताइएगा मुझे ये स्पीड ठीक है, आप इससे थोड़ा फास्ट स्पीड चाहते हैं जिससे मैं एक चैप्टर एक ही घंटे में कवर करवा पाऊँ? जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कर दूंगी। मैंने पिछली बार भी पूछा था, लेकिन इस बार मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए कितना टाइम लगा है इस टॉपिक को कवर करने में। इसमें आप थोड़ी स्पीड फास्ट चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं, अदरवाइज ऐसे भी हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही हम लोग कर देंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीजें याद रहेंगी लंबे समय तक। प्लस सर्कल, इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, आरएएस एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड सबको पता ही है, MRP10 अप्लाई करना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको, हाँ, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं बच्चों, फेसबुक पेज आ रहे हैं क्रैकर पे, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी को कोई बात पूछनी हो आप फोन करके पूछ सकते हो, हिचकिचाना मत। ठीक है, जेन्युइन जो भी बच्चे हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई सच में डाउट है तो पूछ सकते हैं। फोन नंबर इसीलिए दे रही हूँ कि आप पूछ लें अपने डाउट्स। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, इसे शेयर कीजिएगा। मेरी मतलब मोटो है, लक्ष्य है, कुछ भी बोले, 9th क्लास के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पर सबका हक है। तो अगली बार मिलूंगी आप सबको एक नए वीडियो के साथ, और उसमें थोड़ा कंटेंट भी ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक देते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, और तो फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।